लेकिन अभी इंतजार है कि नाम कौन है, कौन होगा अगला मुख्यमंत्री दिल्ली का। मेरे सहयोगी दिल्ली से विनीत जुड़े हैं इस वक्त सीधे। विनीत, इंतजार लंबा होता हुआ लेकिन अब लग रहा है कि इंतजार की घड़ियां कुछ ही बची हैं। कौन कौन से नाम हैं जो रेस में आगे चल रहे हैं, क्या कयास है, क्या अटकलें, क्या सूत्र जानकारी दे रहे हैं दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री के नाम को लेकर? जी निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी जो है हम कयासी लगा सकते हैं, लेकिन आखिरी फैसला जो है वो विधायक दल की बैठक के बाद होगा। लेकिन एक बड़ी बात मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि जब आज बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक हुई, वहाँ पर जो है अंतिम नाम पर मोहर जो है निश्चित तौर पर लग गया था और उसके बाद ही पर्यवेक्षकों की नियुक्ति जो है वो की गई। अब पर्यवेक्षक जो है वो जाएंगे शाम 7 बजे के लगभग में जो है दिल्ली बीजेपी राष्ट्रीय जो मुख्यालय है वहाँ पर नए जो चुने हुए विधायक हैं वो वहाँ पर जाएंगे। वे वहाँ पर जो है नए मुख्यमंत्री का चुनाव करेंगे। तो साफ तौर पर यहाँ पर अगर हम बात करें तो पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हो गई है। अब जो है नाम का फैसला जो है वो किया जाना है। अगर हम कुछ नामों के बारे में बात करें तो निश्चित तौर पर इसमें प्रवेश वर्मा का नाम आता है, क्योंकि उन्होंने नई दिल्ली सीट से जो है वो अरविंद केजरीवाल को हराया है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो विजेंद्र गुप्ता का भी नाम आता है, क्योंकि वो जब 2014 में बीजेपी 3 सीट जीती थी उस वक्त भी जो है वो विधायक बने थे। इसके साथ ही साथ अगर हम महिला उम्मीदवार की बात करें तो रेखा गुप्ता का भी नाम जो है वो हमें सामने आता है। महिला है, वो डीयू स्टूडेंट यूनियन की जो प्रेसिडेंट जो है वो भी रह चुकी हैं, साथ ही साथ पार्षद भी रही हैं। अगर हम बात करें बीजेपी के कई राज्यों में सरकार है, लेकिन अभी भी बीजेपी ने एक भी महिला मुख्यमंत्री नहीं दिया है। तो बहुत संभव है ऐसे में रेखा गुप्ता का नाम जो है वो सामने आ सकता है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें शिखा राय, एक ऐसा नाम है जिन्होंने सौरभ भारद्वाज को जो है वो चुनाव हराया था, उनका नाम भी जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण में हो जाता है। तो ऐसे में अगर महिला अगर मुख्यमंत्री बनती हैं तो इसमें या तो फिर रेखा गुप्ता का नाम आएगा या फिर शिखा राय का जो नाम है वो सबसे आगे रहता है। लेकिन एक बात यहाँ पर यह तय है कि शिखा राय और रेखा गुप्ता में से एक को जो है वो मंत्री जरूर बनेंगे, चाहे वो मुख्यमंत्री बने या मंत्री बने। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो बीजेपी जो है वो अपनी ओर से दलित चेहरे को भी आगे प्रमोट कर सकती है, क्योंकि अगर हम बात करें जिस तरह से विपक्ष की ओर से लगातार संविधान की बात की जाती है, बीजेपी पे हो या फिर केंद्र सरकार पे हो, संविधान की मूल भावना को तोड़ने की बात की जाती है, दलित विरोधी छवि पेश करने की बात जो है वो की जाती है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर बीजेपी जो है वो एक दलित चेहरा जो है वो आगे बढ़ा सकता है। अब यह देखने वाली बात है कि आखिरकार किस पर जो है वो फैसला किया जा सकता है। हालांकि पूर्वांचल से भी वैसे भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कई बार निशाना साधा अरविंद केजरीवाल पर, आम आदमी पार्टी पर, की कहा कि आप तो कहते थे कि दलित को मुख्यमंत्री बनाएंगे, लेकिन आप जेल तक चले गए, उसके बाद भी आपने दलित चेहरे को मुख्यमंत्री नहीं बनाया। तो अगर ऐसे में बीजेपी दलित चेहरे पर दांव खेलेगी, वैसे भी कहीं पर अभी दलित मुख्यमंत्री नहीं है देश में, तो ये बड़ा दांव भी हो सकता है बीजेपी का। और अगर ये दांव लगता है तो क्या इसमें रविंद्र इंद्राज सिंह का नाम आ सकता है? जी निश्चित तौर पर वो सभी दलित चेहरे का नाम जो है वो यहाँ पर आ सकता है और उनके नाम पर बीजेपी जो है वो आगे बढ़ सकती है। लेकिन इसको लेकर के अंतिम फैसला जो है वो पर्यवेक्षकों को करना है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें पूर्वांचल भी में, अगर हम बात करें दिल्ली से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें पंजाबी वोटर भी जो है उन्होंने भी बीजेपी को काफ़ी समर्थन दिया है। तो आशीष सूद का भी नाम जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। आशीष सूद जो है वो जम्मू कश्मीर के प्रभारी भी रह चुके हैं, जैसा कि हम लगातार अपने दर्शकों को बताते रहे कि उनका नाम भी रेस में है। तो कई ऐसे नाम हैं जिसको लेकर के अटकलें जो है वो लगातार जो है वो बाजार में तेज है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि अगर हम बीजेपी की बात करें तो जिस तरह से हमने मध्य प्रदेश में देखा, जिस तरह से राजस्थान में देखा, छत्तीसगढ़ में देखा, या फिर जिस तरह से हमने उड़ीसा में देखा, जिस तरह के नामों को जो है वो बीजेपी ने आगे बढ़ाया है, जिस तरह के चेहरे को बीजेपी ने आगे बढ़ाया है, ऐसे में अब देखने वाली बात
बात पे होगी कि दिल्ली में जो है वो बीजेपी किस नाम के साथ या फिर किस चेहरे के साथ जो है वो आगे बढ़ता है। लेकिन जिन राज्यों के मुख्यमंत्रियों का जिक्र आपने अभी किया है, यहाँ पर इन सभी नामों के पीछे एक चीज तो कॉमन है कि उनका आरएसएस से संबंध रहा है। और अगर हम बात करें बाकी सारे समीकरणों को साधते हुए कि आरएसएस का एंगल भी उसमें होना चाहिए, तो भी इसमें सबसे जो सुटेबल नाम लगता है वो रेखा गुप्ता का लगता है कि एक तो वैश्य समाज से आती हैं, उस समुदाय को भी आप नाराज नहीं करेंगे, महिला हैं आप, ये भी एक बहुत बड़ी बात आपके पक्ष में जा रही है, आरएसएस से भी आपका संबंध है और पुरानी कार्यकर्ता है, संगठन से भी आप जुड़ी हुई हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये मजबूत नाम है रेस में, रेखा गुप्ता? जी निश्चित तौर पर रेखा गुप्ता की अगर हम बात करें तो रेखा गुप्ता जो है वो काफ़ी मजबूत नाम जो है वो भी यहाँ पर सामने आता है, क्योंकि अगर हम बात करें तो आरएसएस से जुड़ी हुई हैं, साथ ही साथ जब दिल्ली विश्वविद्यालय में वो पढ़ती थी तो उस वक्त से वो जो है वो छात्र राजनीति में सक्रिय थी और दिल्ली विश्वविद्यालय स्टूडेंट यूनियन की वो प्रेसिडेंट रह चुकी हैं। इसके साथ ही साथ जो है वो महिला आती हैं। इस तरह से महिला को जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या बीजेपी हो, साफ तौर पर लगातार वो महिला के विकास की बात करते हैं, महिलाओं को अपने पक्ष में करने की बात करते हैं। तो ऐसे में बीजेपी जो है वो उनके नाम पर भी जो दाव है वो खेल सकती है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें, अरविंद केजरीवाल जो है वो वैश्य समुदाय से आते थे और वैश्य समुदाय का कहीं ना कहीं दिल्ली में उन्हें समर्थन मिला था। तो इस तरह से इस कार्ड के तौर पर बीजेपी भी जो है वैश्य कार्ड के तौर पर भी रेखा गुप्ता के नाम को आगे बढ़ा सकती है। लेकिन यह अभी जो नाम है, जो सारे नाम है वह अभी कयास ही है और इसको लेकर के आखिरी फैसला जो है वो किया जाना बाकी है। अब से थोड़ी देर बाद लगभग 7 बजे जो है वो दिल्ली में विधायकों की बैठक जो है वो शुरू होगी, पर्यवेक्षक जो है वो उसमें जाएंगे और उसके बाद ही इस पर मंथन होगा और आखिरी तौर पर नामों की घोषणा जो है, जैसा कि हमने दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष को सुना, उनका साफ तौर पर कहना था कि 8 बजे के लगभग जो है वो नाम की घोषणा जो है वो कर दी जाएगी। जी बिल्कुल विनीत, लेकिन हम चाहते आपसे वो समीकरण समझना चाहते हैं जो कयास लगाए जा रहे हैं, जिनके तहत कि क्या समीकरण देखे जा रहे होंगे पार्टी के अंदर, वो तो तय हो चुका। आप भी कह रहे कि अगर पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हो गई है, मीटिंग उससे पहले हुई थी, तो इतना तो हम यहाँ से अनुमान लगा ही सकते हैं कि नाम तो तय हो ही गया होगा, सिर्फ उसकी अनाउंसमेंट होना बाकी। और बीजेपी इतने सीक्रेटली काम करती है कि वो बाहर नहीं आने देती। अटकलें हम तमाम लगाते हैं, किसी भी चुनाव के बाद हम अगर देखें बहुत अटकलें लगाए जाते हैं, बहुत सारे नाम आते हैं, मीडिया में चर्चाएं बनते हैं, लेकिन चौंका देती है। आखिरी वक्त तक बीजेपी सबको उलझा के रखती है, फिर कोई ऐसा नाम आता है हम खोजते कि कौन है, हम उसका बैकग्राउंड तलाशते हैं। तो क्या आज भी कुछ ऐसा हो सकता है? साथ साथ में यही बताइए कि जो समीकरणों की हम बात करते हैं कि पूर्वांचल का समीकरण भी देखा जा रहा है, जाट नॉन जाट वाला भी देखा जा रहा है, क्योंकि अभी पड़ोसी राज्य हरियाणा में भी चुनाव हुए हैं तो जाट नॉन जाट की बड़ी राजनीति वहां पर हमेशा हुई है, लेकिन अब इस बार ज्यादा हुई थी और जाटों ने काफी समर्थन दिया। तो वो भी एक फैक्टर कहीं ना कहीं हम देख रहे थे कि प्रवेश वर्मा में वो फैक्टर है कि वहां पर जाट वोट को, या चाहे यूपी का मेरठ की सारी बेल्ट हो, तो अगर प्रवेश वर्मा का नाम हो तो उसमें वो साधने में बीजेपी कामयाब हो जाएगी। बाकी क्या अभी तक अनुमान बीजेपी की तरफ से लगाया गया है, क्या समीकरण बिठाए गए हैं इस नाम के पीछे जो आज सामने आ भी सकता है? कुछ 8 बजे का वक्त दिया है कि बीजेपी कह रही है कि 8 बजे सब कुछ तय हो जाएगा। जी निश्चित तौर पर यहाँ पर एक और बड़ी बात जो है मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि जब भी हम बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मुलाकात करते हैं और उनसे जब भी हम चर्चा करते हैं कि आखिरकार इन राज्य का मुख्यमंत्री है वो कौन बनेगा या फिर कौन बन सकता है, दिल्ली के संदर्भ में भी हमने बात की या फिर हम उनसे राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर के भी बात करते हैं, उनका साफ तौर पर कहना रहता है कि जो फैसला होता है बीजेपी में 15 मिनट में ही फैसला होता है, लेकिन उस फैसले के पीछे जो है वो बीजेपी अपना पूरा होमवर्क करती है। 15 मिनट के फैसले के पीछे जो है वो बीजेपी अपना पूरा होमवर्क करती है और कहीं ना कहीं इस बार भी इसी तरह का होमवर्क जो है वो बीजेपी की ओर से किया गया है। हम एक और बात यहाँ पर आपको बताना चाहते हैं कि जिस तरह से कोई भी नाम सामने नहीं आया है तो इसका एक बड़ा कारण यह भी है, हम जेपी नड्डा के बयान के इस पृष्ठभूमि में भी देख सकते हैं जिसमें वह लगातार कहते हैं कि कोई भी फैसला जो है वो 15 मिनट में लेते हैं। फैसला भले ही 15 मिनट में लिया जाता हो, लेकिन उसके पहले जो बैकग्राउंड है या होमवर्क है
वो काफ़ी पहले से किया जाता है। और ऐसा ही हम आज इसमें भी देख रहे हैं, जिसमें जो है वो अभी बीजेपी ने फैसला हालांकि अब तो कर लिया होगा, इसकी घोषणा ही मात्र की जानी है, लेकिन चूंकि फैसला बहुत कम लोगों को पता रहता है, कुछ ही लोगों तक पता रहता है, इसीलिए यह बात जो है वो सामने नहीं आती है। लेकिन विरोधी इसको लेकर बीजेपी पे निशाना भी साधते हैं, विरोधी खासकर निशाना ये साधते हैं कि पर्ची या फरमान, यानी या तो पर्ची आती है ऊपर से या फरमान आता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था का तो मजाक बीजेपी के अंदर उड़ाया जाता है कि आपने जिनको चुनकर भेजा है वो विधायक तय ही नहीं कर पाते कि उनका नेता कौन होगा, ये तो ऊपर से तय होता है सब कुछ, सिर्फ पर्ची पकड़ा दी जाती है या उसमें फरमान होता है आलाकमान का। कुछ चुनिंदा लोग हैं, एक दो, जो तय करते हैं कि इस फला शख्स को आप अगला मुख्यमंत्री बना दें। जी, बीजेपी का इसमें अपना तर्क है, बीजेपी का अपना कहना है कि इसको लेकर के वो जो है वो अपनी रणनीति है बीजेपी की। हमने इसी को लेकर के जब बीजेपी के नेताओं से बात की हो, बीजेपी के बड़े नेताओं से बात की हो, उनका उस समय साफ तौर पे कहना रहता है कि वो अपनी रणनीति के तौर पर चलते हैं और कोई भी व्यक्ति जो चाहे वो मुख्यमंत्री बनता हो या प्रधानमंत्री बनता हो या फिर कोई अन्य पद पर जाता हो, बीजेपी का एक सामान्य कार्यकर्ता भी जो है वो शीर्ष पद तक जा सकता है। चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीजेपी लगातार बात करती रही है कि जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक साधारण से परिवार से आते थे और वो देश के एक शीर्ष पद पर, वो प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हो, या फिर हम अगर बात करें कई मुख्यमंत्रियों की बात करें, चाहे हम राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की बात करें, पहली बार वो विधायक बने और पहली बार ही उन्हें जो है वो मुख्यमंत्री का पद जो है वो सौंप दिया जाता है। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर जो बीजेपी का कहना यह है कि यहाँ पर कार्यकर्ताओं की पूछ है, बीजेपी कार्डर बेस्ड पार्टी है और कार्यकर्ताओं को ही जो है वो आगे बढ़ाया जाता है। बीजेपी में कोई भी व्यक्ति जो है वो शिखर तक पहुंच जाता है, चाहे वो मंत्री पद की बात हो, चाहे वो फिर पार्टी में पद की बात हो, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात हो, यह बात जो है, यह तर्क जो है वो बीजेपी की ओर से लगातार दिया जाता है। अध्यक्ष का चुनाव भी जल्द ही होने वाला है बीजेपी में, लेकिन मैं आपसे आखिरी सवाल पूछ रही हूं विनीत, आपका अपना अनुभव क्या कहता है? क्या बीजेपी इस बार भी दिल्ली में कुछ चौंकाने वाला नाम लेकर आई जिस पर हम भी सोचेंगे अच्छा ये नाम था, जिसकी तरफ किसी का ध्यान ना गया हो, कुछ ऐसा चौंकाने वाला फैसला भी हो सकता है? निश्चित तौर पर बीजेपी का हर एक फैसला जो होता है वो चौंकाने वाला होता है और बीजेपी हर एक वो फैसला जो है वो काफी तौल करके यह फैसला करती है कि आखिरकार उस फैसले का उसे कितना फायदा होगा, और इसी पृष्ठभूमि में जो है वो बीजेपी अपना फैसला करती है। और जब यहाँ पर भी मुख्यमंत्री का चुनाव होगा या मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा होगी, वहां पर भी इसी चीज को ध्यान में दिया जाएगा कि आखिरकार बीजेपी जो है वो कैसे आगे बढ़ती है। जी शुक्रिया विनीत, तमाम जानकारी के लिए 8 बजे तक का इंतजार करते हैं, फिर आपके पास लौटेंगे, चर्चा करेंगे और देखेंगे हमारा आंकलन क्या था और क्या बीजेपी का फैसला हुआ है। और हमेशा अपने फैसलों को लेकर जाना जाती है बीजेपी की, चौंकाती है, फैसला हो चुका है या 8 बजे होगा, इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल तो इंतजार ही किया जा रहा है कि अगला मुख्यमंत्री दिल्ली का कौन होगा। विधायक दल की बैठक 7 बजे बुलाई है, 8 बजे तक फैसला हो जाएगा कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा।